अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम अस्सलाम मैम। अच्छा जी, आज हमने पढ़ना है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है ये आपको इससे मैं इंट्रोड्यूस करा चुकी हूँ पहले ही। कोई नई बात बताइएगा क्या होती है, कितनी बातें आपको पता है इसके बारे में? जी मैम, इसके बारे में हमने एक तो इसकी एप्लीकेशन में पढ़ा था कि एक ना मतलब फंक्शनल ग्रुप की डिटेक्शन के लिए यूज की जाती है, और दूसरे नंबर पर जहां पर किसी भी मॉलिक्यूल की वाइब्रेशन हो रही होती है वहां पर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी एग्जिबिट होती है। जी देखिए, बिल्कुल ठीक कहा है आपने। पहली बात जो आपको सबको पता होनी चाहिए कि जो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इसको हम दो टाइप्स तो नहीं, रीजन्स में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर एक हम कहते हैं नियर आईआर, और एक को हम कहते हैं फार आईआर। नियर आईआर हम इसको कहते हैं व्हेन इट इज नियर टू द यूवी। पहले आती है अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट के बाद आती है विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, और विजिबल के बाद आती है इंफ्रारेड। तो अब जो 2.5 से 16 माइक्रोमीटर का रीजन है, इसको हम 0.8 से 2.5, 0.8 से 2.5 का जो रीजन है उसे हम कहते हैं नियर आईआर। और फिर जो 16 माइक्रोमीटर से लेके 10⁻³ माइक्रोमीटर है, इसको हम कहते हैं फार आईआर रीजन। ठीक है, और ये इसकी नियर और फार है विद रिस्पेक्ट टू द यूवी रीजन। ठीक हो गया। अब इसकी रेंज सबको पता होनी चाहिए क्या है, कोई भी आपसे पूछ सकता है। जिस तरह यूवी की क्या थी, आप 200 से 400 नैनोमीटर में हम वेव लेंथ में लेते हैं, यहाँ पे हम वेव नंबर में लेते हैं प्रेफरेट। ठीक है ना, हम इसको ये देखें 2.5 से 16 माइक्रोमीटर जो है ये क्या है इसकी, ये इसकी वेव लेंथ ही है, और ये क्या है, ये इसका वेव नंबर है। तो नॉर्मली जो हमारे पास आईआर होता है उसमें हम इसको वेव नंबर और वाई एक्सिस पे हम इसकी ट्रांसमिटेंस ले रहे होते हैं रादर देन एब्जॉर्बेंस। ठीक हो गया। अच्छा, अब नियर और आईआर हो गया। अब दूसरी बात ये कि ये कितनी एनर्जी है, ये इसमें एनर्जी लेवल जो है वो इज़ नॉट सफिशेंट कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांजिशन लेवल पे एक्साइट करे। क्योंकि आपने देखा था ना कि एक्साइटेशन जौन सी है वो कितनी टाइप्स की होती है। टोटल जो काइनेटिक एनर्जी है वो होती है ट्रांसलेशनल एनर्जी प्लस वाइब्रेशनल एनर्जी प्लस रोटेशनल एनर्जी। तो इसको वाइब्रेट करने के लिए जो एनर्जी है वो थोड़ी सी अमाउंट में, इसकी एनर्जी इतनी है कि वो एक्साइट नहीं कर सकता बल्कि वो जस्ट वाइब्रेट करेगा। और वाइब्रेट क्या है कि डिफरेंट एटम्स, जितने भी एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स हैं वो सारे के सारे ही जब वो अपने रिक्वायर्ड एनर्जी पे पहुंच जाते हैं तो वो वाइब्रेट करते हैं। ठीक है ना। तो जैसे जैसे वो हम 625 से लेके 4000 पर सेंटीमीटर वेव नंबर की जो जैसे जैसे उसको मिलती जाएगी उसे रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आईआर रीजन में मिलती जाएगी, वो बॉन्ड जौन सा है वो मूव करना शुरू कर देगा। ठीक है जी। तो इसका मतलब है सारे ही एक मालिक्यूल में अगर 10 बॉन्ड हैं तो सारे के सारे ही वाइब्रेशन करेंगे, लेकिन उनका जो वाइब्रेशन करने का जो टाइम है वो डिफरेंट होगा। वो कब होगा, जब उनकी रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी उनको मिल जाएगी। गॉट इट। तो इसलिए इसका जो स्पेक्ट्रा है वो एक या दो पीक नहीं होती बल्कि वो कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रा होता है। जिस तरह के आपने देखा था यूवी विजिबल में नंबर ऑफ पीक्स को हम काउंट कर लेते हैं ना आसानी से, एक पीक है, दो है, तीन है, क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोफोर्स पर डिपेंड कर रही होती है। जितने नंबर ऑफ क्रोमोफोर्स है उतने ही क्या होगा, बैंड कौन सा है वो उतने ही बैंड्स आएंगे, और जितनी कॉन्जुगेशन होगी उतना ही बैंड जो है वो फिर ब्रॉड होता जाता है। उसमें बैंड नंबर ऑफ बैंड्स इंक्रीज नहीं करते बल्कि वो लाइन बैंड से ब्रॉड बैंड की तरफ जाना शुरू कर देता है। तो अब वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी हमने, क्योंकि इसमें सिर्फ वाइब्रेशन होनी है तो इसलिए इसको हम वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। और यही बात कि डेल्टा ई इज इक्वल एच म्यू के बराबर जब होगी तो वो वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। अब स्पेक्ट्रा इसका कैसा होता है कि अ प्लॉट ऑफ एब्जॉर्बेंस और परसेंट ट्रांसमिटेंस हमने कहना एज ऑर्डिनेट अगेंस्ट वेवलेंथ और वेव नंबर एज एप्सिलॉन रिजल्ट इन आईआर स्पेक्ट्रम। The position of the absorption band in the spectrum are expressed either by wavelength और माइक्रोमीटर, और मोस्ट कॉमनली हम उसे वेव नंबर में यूज करते हैं। इन द अर्लियर लिटरेचर माइक्रोमीटर आर आल्सो नोन एज माइक्रोन। इसमें ऐसी कोई बात नहीं बताने मेरी। अच्छा, अब although the position of an absorption band in an IR spectrum is expressed in wave number, it is a common practice to use the word frequency in place of wave number। ठीक है, क्योंकि उसका जो फ्रीक्वेंसी का है वही वेव नंबर का भी है रिलेशन विद द वेवलेंथ, इसलिए हम कहते हैं कि समटाइम्स
कुछ लिटरेचर में से फ्रीक्वेंसी कहा गया है, कुछ में वेव नंबर कहा गया है। और मैक्सिमम ट्रांसमिटेंस इज एट द टॉप ऑफ द वर्टिकल स्केल so that absorbance is observed as a minimum on the spectrum even though it is called a peak। कि अब वहां पे हम क्या करते थे, यहाँ पे दिखाती हूँ स्पेक्ट्रम हो गई, ये देखिएगा, ये यहाँ पे वो कहता है कि यहाँ पे इसने एब्जॉर्बेंस में इसको लिया, तो ये जो अब हमने इसकी पीक को जौन सा है ना, वो हमने ये टॉप पे नहीं पढ़ना, बल्कि हमने यहाँ पे ये इसकी पीक हो कहेंगे हम इसको पीक ही, उसने यही बात की है कि हमने जहाँ पे एब्जॉर्बेंस वो शो करती है उसको हमने कहना पीक है, हालांकि वो उसकी एक वैली सी बन जाती है, ठीक है ना। तो ये चीज़ इसका डिफरेंस है बेसिक फ्रॉम द IR स्पेक्ट्रम एंड UV स्पेक्ट्रम, कि यहाँ पर हमने जो इसकी वैली बनती है उस पर देखना है कि वो इसकी बेसिकली एब्जॉर्ब कर रही होती है। अच्छा जी, ठीक हो गया, ये बात होगी उसके रीजन क्या है, उसका बेसिक काम क्या है, वाइब्रेशन होनी है। वाइब्रेशन अब चूंकि सारे बॉन्ड्स की होनी है तो हमारा फोकस किस बॉन्ड पर होना है, देखिए उसमें क्या है, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड भी है, चूंकि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, सब में कार्बन कार्बन बॉन्ड भी है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड भी है। तो बेसिकली जो डिफरेंस आएगा मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल वो होगा कि आइदर उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, आइदर उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, उसमें कोई अमाइन ग्रुप है, उसमें वो फिनोलिक है या वो अल्कोहलिक है, किस तरह का बॉन्ड है। तो बेसिकली हमारा फोकस जो होगा वो सारे कार्बन हाइड्रोजन सेकेंडरी टर्शियरी बॉन्ड की बजाय हमारा फोकस किस पर होना है, इसको हम क्या कहते हैं, फॉर डिटरमिनिंग द फंक्शनल ग्रुप टेक्निक। हमें इससे जो फंक्शनल ग्रुप है वो पता चलता है, जिस तरह उसमें हमें अनसैचुरेशन, यूवी से हमें अनसैचुरेशन पता चलती थी, किसी मॉलिक्यूल की कॉन्जुगेशन पता चलती थी, और वो सब्स्टिट्यूट था किसका, कि आपने उसमें पोटाशियम जो है ना डिक्लोराइजिंग रिएजेंट पोटाशियम परमैंगनेट या पोटाशियम डाइक्रोमेट या ब्रोमीन ऐड करते थे तो डीक्लोराइज होता था, जो ट्रेडिशनल हम एनालिसिस है। यहाँ पर अब हमने क्या करना है, जब उसके बाद आइदर उसमें कॉन्जुगेशन है या नहीं है, अनसैचुरेशन है या नहीं है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा होता था एसिड है बेस है, तो वो काम हमने इस टेक्निक से करना है, एसिडिक ग्रुप मौजूद है या बेसिक ग्रुप मौजूद है या इसके अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप मौजूद है। तो ये जो हमारे पास जो डिफरेंस आएगा, मेन डिफरेंस आएगा फ्रॉम स्पेक्ट्रम टू स्पेक्ट्रम, वो उसके फंक्शनल ग्रुप का होगा। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी, तीसरी बात ये कि अब क्या सारे ही मॉलिक्यूल जो है वो IR सेंसिटिव होंगे या नहीं। तो वेरी इंपॉर्टेंट इसका प्रिंसिपल क्या है कि वही मॉलिक्यूल जो है वो IR सेंसिटिव होते हैं जहाँ पे चेंज इन डाइपोल मोमेंट होगा। फंक्शनल ग्रुप सब में है, लेकिन अगर उस मॉलिक्यूल में सिमेट्रिक एलिमेंट मौजूद है तो सिमेट्रिक एलिमेंट क्या करेगा, वो चेंज ऑफ डाइपोल मोमेंट को नहीं होने देगा। तो चेंज इन डाइपोल मूवमेंट नहीं होगा तो आपका मॉलिक्यूल जो है वो क्या करेगा, वो वाइब्रेट नहीं करेगा। एग्जांपल ऐसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है, C डबल बॉन्ड O, CO2 है ना, तो कार्बन के दाएं बाएं क्या लगा हुआ है, 2 ऑक्सीजन ग्रुप लगे हुए हैं। वो 2 ऑक्सीजन ग्रुप क्या करते हैं, वो एक ही ताकत से कार्बन को खींचते हैं, और उनके दरमियान जो मॉलिक्यूल है वो क्या है, वो लीनियर मॉलिक्यूल है। चूंकि वो मॉलिक्यूल लीनियर है तो क्या होता है कि मॉलिक्यूल लीनियर होने की वजह से लेफ्ट पे कार्बन ऑक्सीजन लेफ्ट पे जितना खींचता है उतना ही राइट ऑक्सीजन कौन सा है वो उस कार्बन को अट्रैक्ट या खींचता है या उसको पुल करता है, पुश और पुल करता है। तो जो पुश और पुल का डिफरेंस है वो क्या करता है, वो इक्वल होने की वजह से जो एब्जॉर्बेंस है वो क्या होगी, एब्जॉर्बेंस नहीं होगी, ठीक है ना। तो वो IR सेंसिटिव नहीं होगा, चेंज इन डाइपोल मूवमेंट नहीं होगी तो वो IR सेंसिटिव नहीं होगा। लेकिन इसी तरह से अगर हम वाटर की एग्जांपल लेते हैं तो वाटर का मॉलिक्यूल क्या है, अब H2O, लेकिन वाटर में ऑक्सीजन और जो हाइड्रोजन का बॉन्ड है वो लीनियर नहीं है, वहां पे एंगल मौजूद है, एंगुलर उसका है एक मॉलिक्यूल कौन सा है। अब क्या होता है कि अब जो सिमेट्री है वो एज सच दोनों को जो कि एंगल मौजूद होने की वजह से जो डाइपोल मूवमेंट है, चेंज इन डाइपोल मूवमेंट है वो टेक प्लेस हो जाता है और वो IR सेंसिटिव हो जाता है। इसलिए हम वाटर को एज अ सॉल्वेंट यूज नहीं करते, क्योंकि वाटर जो है वो IR रीजन में के लिए सेंसिटिव है, उसमें वो एब्जॉर्ब करता है। ठीक है जी, तो यहाँ पे इस पैराग्राफ में
आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट इसका प्रिंसिपल क्या है वो एक तो पता होना चाहिए। प्रिंसिपल के बाद अब आपको पता होना चाहिए in contrast to relatively few absorption band observed in UV visible spectra of most organic compounds, even a very simple molecule can give an extremely complex IR spectra. बात हो गई, consisting of rich array of absorption band. However, it is unlikely that any two compounds except enantiomers give exactly the same IR spectrum. A peak by peak correlation is therefore an excellent evidence for the identity of two samples. Although the IR is characteristics of the whole molecule, certain functional groups give rise to the absorption band at or at nearly the same frequency, regardless of the structure of the rest of the molecule. For example, absorption due to carbonyl stretching vibration of n di-N-hexyl ketone occurs at the same position as that of acetone. एक है डाई एन हेक्साइल कीटोन, कीटोन सी डबल बॉन्ड हो, एसीटोन भी सी डबल बॉन्ड हो। अब वो कहता है बाकी सारा मॉलिक्यूल चूंकि डिफरेंट है लेकिन एक जो फंक्शनल ग्रुप है वो सेम है, तो इसलिए इस कार्बोनाइल की जो पीक है वो सेम पोजीशन पे आती है। तब लेकिन सम टाइम वो इस पे फैक्टर्स जो है वो डिफरेंट फैक्टर्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी इफेक्ट करती है, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट भी इफेक्ट कर रहा होता है। इसी तरह से जो इसके ऊपर फंक्शनल ग्रुप लगा है, अगर साइक्लिक रिंग है तो वो भी इफेक्ट करता है, इसकी पोजीशन चेंज होती है, लेकिन सम टाइम वो सेम भी रहती है। तो क्या होता है कि हमें पीक टू पीक कंपैरिजन, क्या मानना, हमें गिवन कंपाउंड है, हमने देखा कि अच्छा इफ इट इज एसीटोन तो हम जो लिटरेचर में स्टैंडर्ड एसीटोन का स्पेक्ट्रम है उससे कंपेयर करेंगे, पीक टू पीक कंपेयर करेंगे। अगर वो सारी पीक्स सिमिलर है तो हम कहेंगे यस दिस इज द एसीटोन। इफ इट इज नॉट तो क्या है कि वो एसीटोन नहीं है, बल्कि उसमें कोई ना कोई कार्बोनाइल ग्रुप है या उसमें कुछ आगे जाके कोई और फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, या चेन उसकी एलिफैटिक है या एरोमेटिक या कोई भी ग्रुप उसमें जो है वो चेंजेस आ सकती हैं। तो क्या है कि इससे हमें क्या पता चले कि कोई भी एक सिंगल टेक्निक, जिस तरह एक इंसान सब कुछ नहीं कर सकता ना, इसी तरह से कोई एक सिंगल टेक्निक इज नॉट सफिशिएंट टू करेक्टराइज द होल मॉलिक्यूल। जब ये सारी टेक्निक्स मिलती हैं तो हम इस काबिल होते हैं कि हम अपने मॉलिक्यूल के बारे में कुछ कमेंट कर सकें। तो ये आपको हेल्प करेगा, आप उसको देखेंगे पीक्स कहाँ पर आई हैं, फिर स्टैंडर्ड पीक से चेक करेंगे या लिटरेचर से देखेंगे, और फिर आप उसके बारे में अपनी प्लस माइनस जो है वो कमेंट्स करेंगे कि हाँ जी, अपना इन्फ्रेंस लिखेंगे कि कंपाउंड कौन सा हो सकता है, बट इट शो बाय मे बी, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन ये इसके बारे में एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं देगा। गॉट इट? यहाँ तक क्लियर हो गया? चेंज इन डाइपोल मूवमेंट जो है इज द प्रिंसिपल ऑफ आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स? अब बॉन्ड्स कितने ज्यादा हैं, बॉन्ड्स जितने ज्यादा हैं वाइब्रेशन होगी, हर बॉन्ड ने वाइब्रेट करना है। वाइब्रेशन के मोड्स भी काफी ज्यादा हैं। किस तरह से वाइब्रेट कैसे हो सकती है वाइब्रेशन के, कहते हैं अगर हम उसको क्लासिफाई करें तो दो मेन टाइप्स में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। एक को हम कहते हैं वो वाइब्रेशन जो है वो स्ट्रेचिंग है या फिर वो बेंडिंग है। स्ट्रेचिंग और बेंडिंग वाइब्रेशन किस तरह से डिफरेंट होती है? स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन क्या होती है? इज अ रिदमिकल मूवमेंट ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स अलोंग द बॉन्ड एक्सिस। क्या होता है? बॉन्ड एक्सिस के साथ होता है, जिसके नतीजे में क्या होता है कि इंटर एटॉमिक डिस्टेंस इज इंक्रीज और डिक्रीज। देखिए यहाँ पे सपोज ये बी जो है, इसको मैं अगर सपोज एक कार्बन समझती हूँ तो ये इसके साथ यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो सिमेट्रिक मूवमेंट क्या होगी कि इंटर एटॉमिक डिस्टेंस इंक्रीज होगा। जस्ट क्या होगा, ये एक्सिस सेम रहेगा, ये हाइड्रोजन जो है वो इस तरह से मूव करेगा, तो इसे मैं कहूँगी स्ट्रेच कर रहा है, ठीक है ना। रिथमिकल मूवमेंट के टू बॉन्ड के जो है वो अलोंग द सेम एक्सिस होता है, और जो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है ये ज्यादा हो गया डिस्टेंस, ये कम हो गया, ये ज्यादा हो गया, ये कम हो गया। और बेंडिंग में क्या होगा कि अब जो है वो आउट ऑफ द फेज जाएगा, बॉन्ड एक्सिस जो है वो सेम नहीं रहेंगी। A stretching vibration is a movement of two bond along the bond axis. The interatomic distance increase करेगा या decrease करेगा। Stretching vibration को फिर further divide किया है, वो symmetric भी हो सकती है और anti symmetric भी हो सकती है। और bending vibration कैसी होगी कि is the rhythmical movement of atoms that cause a change in the angle between bonds with a common atom। जो बॉन्ड्स है, ये कार्बन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन है।
अब क्या है कि अगर वो सीधा इस तरह से दोनों ही मूव कर रहे हैं तो वो क्या है, वो सिमेट्रिक मूवमेंट है। लेकिन अगर ये एक इधर आगे पीछे बेंड करता है ना, तो अब क्या होता है कि अब बेंड करने की वजह से क्या होगा, दोनों एटम्स जो एक कॉमन एटम जो कार्बन से अटैच है, दो हाइड्रोजन एटम, उनका जो एंगल है वो चेंज होगा। अब इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस चेंज नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, जस्ट चेंज इन एंगल बिटवीन बॉन्ड्स विद द कॉमन एटम, दैट इज द पोजीशन ऑफ द दैट इज अ बेंडिंग। अच्छा जी, कहाँ पे गया, एक तो बच्चे अभी आप लोगों से कहती हूँ कि विद इन 5 मिनट्स आप लोग ज्वाइन कर लें साथ साथ, तो फिर रिदम टूट जाता है। That cause a change in angle between bonds with a common atom, that is the position of the atom change relative to the original bond axis. The interatomic distance remain unchanged. The bending vibration को भी हम फिर further divide करते हैं, requires a molecule to consist at least 3 atoms. Bending vibration can be classified हमसे rocking, scissoring, twisting, bagging. इसको जो है फर्दर डिवाइड सब डिवाइड किया सकता है, जिसमें उसको सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक, ठीक है ना। ये देखें, ये स्ट्रेचिंग है, ये दो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन है, ये दो एटम्स जो अटैच हुए हुए हैं सेंट्रल कार्बन एटम से, दोनों जो से हैं वो इंक्रीज कर रहे हैं, उनका इंटरएटॉमिक डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है, तो इसे हम कहते हैं सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। लेकिन अगर एक आगे जा रहा है और एक पीछे आ रहा है, इसमें क्या है कि ये आगे को मूवमेंट कर रहा है, इसका इंटरएटॉमिक डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है, और इसका इंटरएटॉमिक डिस्टेंस इंक्रीज नहीं कर रहा, बल्कि वो यहाँ से होकर आ गया और अब वो डिक्रीज कर रहा है, तो इसे हम कहते हैं एंटी सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। इसी तरह से बेंडिंग को उसने सब क्लासिफाइड किया है। बेंडिंग में रॉकिंग में क्या है कि एक बॉन्ड, जिस तरह अगर आप खुद भी अगर खड़े हो जाते हो, ठीक है, आप एक बाजू अपना आगे लेके जाओ, एक पीछे लेके जाओ, ठीक है, तो इसे कहेंगे रॉकिंग। वो भी है ना एक डांस का स्टाइल भी, रॉकिंग डांस। तो एक सीजरिंग कैंची को चलाते हैं तो दोनों बाजू जौन से हैं अंदर को जाते हैं, इकट्ठे दोनों बाहर निकलते हैं। अगर इस तरह की दो हाइड्रोजन एटम्स में अगर इस तरह की मूवमेंट हो रही है कि दोनों अंदर जा रहे हैं सीजर की तरह दोनों, तो इसे हम कहते हैं सीजरिंग बेंडिंग है। इन प्लेन, अब इसमें क्या है कि वो प्लेन में रहेंगे। रॉकिंग भी इन प्लेन है कि दोनों इधर जा रहे हैं या दोनों इधर जा रहे हैं, दोनों इधर आ रहे हैं, लेफ्ट जा रहे हैं, दोनों राइट जा रहे हैं। इसमें क्या है, दोनों इनसाइड मूव करते हैं और दोनों आउटसाइड एट अ टाइम मूव करते हैं, तो इस तरह की हम बेंडिंग को कहते हैं रॉकिंग बेंडिंग या सिजरिंग बेंडिंग। ट्विस्टिंग क्या है, ट्विस्ट करना, कि एक आगे एक पीछे, एक आगे एक पीछे, एक बाजू आप आगे लेके चल रहे हो, एक पीछे लेके चल रहे हो, और एक क्या है कि आप दोनों बाजू एट अ टाइम आगे करते हो, दोनों बाजू पीछे करते हो। तो बाजू जौन से हैं वो आपके वो बॉन्ड्स हैं जो कि आगे आपका अगर हैंड है तो हैंड आपका वो हाइड्रोजन एटम है, ठीक है ना। तो इस तरह की मूवमेंट को हम कहते हैं ट्विस्टिंग। और अगर दोनों आगे पीछे जा रहे हैं एट अ टाइम तो फिर हम कहते हैं दिस इज द बैगिंग, और दिस इज द आउट ऑफ द प्लेन मूवमेंट है। गॉट इट, जहाँ तक क्लियर होगी। वाइब्रेशन देखा, एक ही बॉन्ड है, सब बॉन्ड्स ने मूव करना है, बॉन्ड्स की मूवमेंट डिफरेंट होगी। किस तरह से होगी, या वो स्ट्रेचिंग होगी या वो बेंडिंग होगी, या एट अ टाइम वो स्ट्रेचिंग और बेंडिंग भी हो सकती है। अब किसने एब्जॉर्प्शन, हर मॉड ने एक डिफरेंट उस पर जो है वो एब्जॉर्प्शन शो करनी है। देयरफॉर द स्पेक्ट्रा इज वेरी मच कॉम्प्लेक्स फॉर आईआर जो है स्पेक्ट्रोस्कोपी में। तो हम क्या करते हैं कि हम उसको 10 टाइम्स, 20 टाइम्स, 50 टाइम्स, 100 टाइम्स उसको उसकी सिग्नल टू नॉइस रेशियो को कम करते जाते हैं, जिससे उसके जो कम्प्लेक्सिटी है वो कम होती जाती है, और हमारे पास विद फ्यू पीक्स, क्या आप कह सकते हैं कि हमें 20-50 की रेंज में पीक, अदरवाइज तो वही हंड्रेड्स और थाउजेंड्स में पीक्स आ रही होती हैं। तो सिग्नल टू नॉइस रेशियो को जब हम कम करते हैं तो हमारे पास वो स्पेक्ट्रा जो है वो जो है वो सिंपल होना शुरू हो जाता है और वो रीडेबल हो जाता है। तो टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशन किस पे आप टोटल डिपेंड करती हैं कि कितने एटम्स मौजूद हैं। हर एटम को कहता है उसके 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, एक्स वाई एक्सिस पे उससे मूव करना है। टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन भी हैं और उसके बाद उसकी डायरेक्शंस भी हैं, कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई एक्सिस पे मूव करना है। आर डिस्क्राइब आर रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब इट्स पोजीशन रिलेटेड टू द अदर एटम इन द मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल अगर किसी में n एटम है तो इसका मतलब है टोटल नंबर उसमें कितने नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे, क्योंकि एक्स वाई जी 3 एक्सिस है तो 3n डिग्री ऑफ फ्रीडम मौजूद होंगे। आउट ऑफ दीज 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम्स describe the translational motion of the center of gravity of the molecule, and 3 other degree of freedom describe the rotation of non-linear molecule about its center of gravity. For a linear molecule, only 2 degree of freedoms are required to describe the rotation about its center of gravity. The remaining 3 and minus 6 degree of freedom are the vibrational degree of freedom.
अब हमारा वास्ता किससे पढ़ना है, ये जो 3n-6 डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ मिलना है, ये हमारे पास फंडामेंटल वाइब्रेशनल मोड्स होते हैं, ठीक है ना। वो कहता है कि टोटल 3n में से कितने कितने निकाल दिए हमने, ट्रांसलेशनल के भी निकाल दिए, रोटेशनल के भी निकाल दिए, तो सिर्फ वाइब्रेशनल के जो मोड्स रह जाते हैं वो 3n-6 रह जाते हैं। और जब हम एक लीनियर मालिक्यूल लेते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का लीनियर मालिक्यूल है, तो लीनियर मालिक्यूल क्या करता है, उसमें से हमने 3n, लीनियर मालिक्यूल विल हैव 3n-5, एक निकल गया ना उसमें से, तो उसमें ये फंडामेंटल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन होंगे। दस द लीनियर नॉन लीनियर ट्राइएटॉमिक वाटर मॉलिक्यूल हैज 3 फंडामेंटल वाइब्रेशंस एंड द लीनियर ट्राइएटॉमिक कार्बन डाइऑक्साइड हैज 4 फंडामेंटल वाइब्रेशंस। कि ये लीनियर है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3n-5 करेंगे हम टोटल, और यहाँ पे 3 3 जा 9 आएगा, -5, 9 में से 5 कर दी तो 4 रह गया, तो इसका मतलब है इसके फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन क्या है, 4 है। और जब हम वाटर की बात करते हैं तो वाटर में क्या है हमारे पास, 6 करेंगे तो क्या बन जाएगा, 3 3 जा 9 -3 करेंगे तो आपके पास 6 करेंगे तो 3 रह जाएगा, तो आपके पास जो फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन है फॉर वाटर मॉलिक्यूल, दिस इज द 3। अब मैंने आपसे कहा था कि वाइब्रेशन तो करते हैं, लेकिन चूंकि ये सिमेट्रिकल है तो क्या करेगा, कि जिधर भी वाइब्रेट करेगा क्या होगा, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देगा, जिसकी वजह से इफेक्ट कैंसिल कर देगा तो ये IR सेंसिटिव नहीं रहेगा। तो बेंडिंग वाइब्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आर द रिजॉल्व कंपोनेंट ऑफ द बेंडिंग मोशन ओरिएंटेड एट एनी एंगल ऑफ द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस and are degenerate. Note that the fundamental vibration do not involve any movement of the center of gravity of the molecule. अच्छा, अब वो क्या कहता है कि नॉन नेसेसरी कि हर फंडामेंटल वाइब्रेशन कौन सी है उसके नतीजे में एब्जॉर्प्शन हो। वही बात, अब ये फंडामेंटल वाइब्रेशन तो हो रही है लेकिन वो IR एब्जॉर्प्शन नहीं करे, हमारे पास शो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सिलेक्शन रूल ओनली दोज वाइब्रेशंस व्हिच कॉज डाइपोल मूवमेंट टू फ्लक्चुएट, सिर्फ वो हम IR के थ्रू रीड कर सकते हैं जहाँ जो कि फ्लक्चुएट करेंगे डाइपोल मूवमेंट को, एंड thus produce fluctuating electric field will interact with the fluctuating electric field of the electromagnetic radiation to get its energy transferred and hence will cause absorption. Such vibrations are said to be IR active vibrations. समझ आ गई। तो अब क्या है, जिस तरह कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जांपल है कि वो एब्जॉर्प्शन कौन सी है वो एक्टिव नहीं है, वो उसे हम कहेंगे इनएक्टिव। ये कौन सी है, जो फ्लक्चुएट करेंगे डाइपोल मूवमेंट को, उसे हम कहेंगे IR एक्टिव वाइब्रेशन, और जो नहीं करेंगे उसे हम कहेंगे IR, ये देखिए IR इनएक्टिव वाइब्रेशन। जैसे कहता है कि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, नाइट्रोजन का है, क्लोरीन का है, therefore the number of absorption band in an IR spectrum may be reduced. कैसे कैसे रिड्यूस होंगे, अगर फंडामेंटल वाइब्रेशन डज नॉट कॉज इन द डाइपोल मूवमेंट, चेंज इन डाइपोल मूवमेंट, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज इन डाइपोल मूवमेंट नहीं होगा तो फंडामेंटल वाइब्रेशन कौन सी है वो IR को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। सम ऑफ द फंडामेंटल वाइब्रेशंस आर डीजेनरेट and absorb at the same frequency. For example, the two scissoring vibration of carbon dioxide. कुछ वाइब्रेशन जो हैं वो कहते हैं वो इक्वल एनर्जी डीजेनरेट हो जाती हैं और एब्जॉर्ब करती हैं सेम फ्रीक्वेंसी पर। तो फिर वही क्या होगा, जब फ्रीक्वेंसी पे सेम फ्रीक्वेंसी पे एब्जॉर्ब करेंगी तो उसके नतीजे में क्या होगा, वो चूंकि फ्लक्चुएट नहीं होगा डाइपोल मूवमेंट, तो टू सिजरिंग वाइब्रेशंस तो होंगी लेकिन वो क्या होगा, वो IR इनएक्टिव ही रहेंगी। Some of the absorption bands are too close to each other that they coalesce and cannot be resolved. इस तरह वो आपके क्रोमेटोग्राफी में पीक्स की ओवरलैपिंग हो जाती है, यहाँ में भी पीक्स की ओवरलैपिंग हो सकती है और होती है। An absorption band is too weak to be observed. इतना कम है, पीक इतनी माइन्यूट है कि हम उसको रीड आउट नहीं कर सकते। तो ये क्या है, ये वो नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड इन एन IR स्पेक्ट्रम में भी रिड्यूस। तो हमने क्या करना है, जो हम सिग्नल टू नॉइज की मैंने भी आपसे बात की है कि हम उसको कम करते जाते हैं, हम उसको स्कैन, अगर हमारे पास पहले 100 पीक्स है, मैं उसको 10 टाइम्स करूँगी तो 90 रह जाएंगी, मजीद 10 टाइम्स करूँगी तो 80 रह जाएंगी। तो इसको मैं 3-4 टाइम्स जब प्रेस करूँगी तो मेरे पास जो है उसके 50% पीक्स रह जाएंगी। तो ये सारी जो पीक्स थी जो कि वीक थी, जो कि ओवरलैप कर रही थी, जो डीजेनरेट थी और जो आउटसाइड द रीजन थी, वो सारी उसमें से अमिट होती जाएंगी और सिर्फ जो प्रोमिनेंट पीक्स हैं वो मेरे पास स्पेक्ट्रम में अवेलेबल रहेंगी। अच्छा, ऑन द अदर हैंड क्या है, ये थी फंडामेंटल पीक्स ना। अब क्या है, इसके अलावा भी कहते हैं ये भी तो हो सकता है कि एक मॉलिक्यूल वाइब्रेशन जौन सी है वो नॉन फंडामेंटल भी होती है और ये जनरेट होती है बाय द मॉड्यूलेशन ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज। फंडामेंटल वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसीज से वो मॉड्यूलेट हो जाती है। रूम टेम्परेचर पे मॉलिक्यूल जो है वो ग्राउंड स्टेट पे होते हैं
और किस पे है, वो जीरो वाइब्रेशनल लेवल पर है। जैसे ही वो IR को एब्जॉर्ब करेंगे तो क्या होगा, वो अपनी ट्रांजिशन स्टेट पे V0 से कहाँ चले जाएंगे, वो V1 पे चले जाएंगे। अब वो कहता है अगर एकदम से ज्यादा एनर्जी मिल गई है तो ये भी तो हो सकता है कि वो V0 से V2 पे चले जाए, ठीक है, या V0 से वो V3 पे चले जाए। वाइब्रेशनल लेवल क्या है, V0 से V1 पे आने की बजाय V2 पे चले जाए या V3 पे चले जाए, तो इसको हम कहते हैं ओवरटोन्स। इसे हमने क्या कहना है, अब ये फंडामेंटल वाइब्रेशनल नहीं है, ये नॉन फंडामेंटल अब्जॉर्प्शंस हैं, और ऐसे अब्जॉर्प्शंस को हम कहते हैं ओवरटोन्स। अगर वो V0 से V1 पे गया है तो वो फंडामेंटल वाइब्रेशन है, लेकिन अगर V0 से V2 पे गया है तो वो क्या है, फर्स्ट ओवरटोन है। अगर वो V0 से V3 पे चला गया तो वो सेकंड ओवरटोन है। दैट अपीयर्स एट ऑलमोस्ट ट्वाइस एंड थ्राइस द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अब क्या है कि अगर मैं कहती हूँ कि अभी एक 10 पर सेंटीमीटर पे एब्जॉर्प्शन है, लेकिन अगर वो 20 पे शो हो रही है तो मेरा ये मेरी हैंड ऑन प्रैक्टिस है कि मुझे कितनी प्रैक्टिस है स्पेक्ट्रम देखने की, कि जब भी ऑक्सीजन कौन सा है वो मिथाइल ग्रुप के साथ लगा होगा तो वो क्या करेगा, वो फर्स्ट ओवरटोन देगा। लेकिन अगर वो कॉन्जुगेटेड सेकेंडरी कार्बन के साथ अटैच है तो मे बी वो एकदम से ज्यादा जो सा है वो एब्जॉर्प्शन शो करे, वो सेकंड ओवरटोन दे या थर्ड ओवरटोन दे। तो ये हमें उसको जज करना है। ये मैंने कहा कि हम जितनी इसकी हैंड ऑन प्रैक्टिस करते जाते हैं हमें पता चलता जाता है कि हमने इसको कैसे रीड आउट करना है। तो क्या है कि वो कहता है कि ट्वाइस एंड थ्राइस फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी विद जनरली रिड्यूस्ड इंटेंसिटी। अब क्या होगा, क्योंकि जो आपका वेव नंबर है वो तो सेम रहेगा, लेकिन चूंकि वो ज्यादा उसने जंप किया तो इंटेंसिटी में फर्क आ जाएगा उसकी, ठीक है ना। तो इंटेंसिटी विल आल्सो चेंज विद दिस ओवरटोन। तो ये हमने इसको रीड आउट करने का, इसको चीजें हमें पता होंगी तो हम कहेंगे, अदरवाइज तो हमें इसका आइडिया ही नहीं होगा कि ओवरटोन क्या होती है। क्या ये भी पॉसिबल है कि जो एसीटोन है वो 10 की बजाय 20 पे एब्जॉर्प्शन शो करे? It is not exactly twice the fundamental frequency because the higher vibrational level tend to close together than the lower level. Thus, a strong absorption at say 950 may be accompanied by a weaker absorption at about 1900 per centimeter due to overtone. अब वो कहता है 918 होता है तो 950 पे एक पीक किस पर आएगी, 950 पे, जो कि फंडामेंटल पीक होगी। लेकिन वो कहता है अगर इसको डबल कर देते हैं 1900 पर सेंटीमीटर पर है, तो ये भी हो सकता है कि अगर 10 जो उनसे बॉन्ड्स हैं वो तो 950 पे एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं, लेकिन एक 1900 पर सेंटीमीटर पर भी कर रहा है। तो ये अब मेरी एक्सपर्टीज है कि मैंने 1900 पे कोई नया फंक्शनल ग्रुप नहीं देखना, बल्कि वो वीक पीक चौन सी है। अगर वो नया कोई दूसरा होता तो फिर क्या होना था, बहुत प्रोमिनेंट पीक होनी थी। अब जो पीक है वो बहुत वीक है, तो ये क्या शो करता है कि ये कोई ओवरटोन है जो उसी बॉन्ड की है जो कि 950 पे एब्जॉर्प्शन शो कर रहा है। गॉट इट? क्लियर हो गया स्टूडेंट? यहाँ तक क्लियर है? जी मैम। ठीक है जी। तो हाँ जी बेटा, नहीं कुछ पूछना? अच्छा जी, अब क्या कहता है कि सम टाइम टू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज V1 एंड V2 में इंटरैक्ट विद कॉम्बिनेशन और डिफरेंस। अब वो कहता है कि ये अगर वो आपके पास एकदम से फर्स्ट ओवरटोन पे गया, सेकंड पे गया, थर्ड पे गया, तो इसकी आगे दो पॉसिबिलिटीज हैं। वो क्या है कि एक को हम कहते हैं कि दोनों कंबाइन हो गए, इन दिस केस 950 950 1900। एक को हम कहेंगे कॉम्बिनेशन पीक और एक को हम क्या कहते हैं, डिफरेंस पीक। डिफरेंस पीक में क्या होगा कि अब जरूरी नहीं कि जो V0 से V2 पे गया जब वो नीचे आएगा तो वो V0 से V1 पे आए, बल्कि क्या हो सकता है कि वो V2 के दरमियान में रुक जाए, ठीक है ना। तो द कॉम्बिनेशन बैंड के वो ऑलरेडी पहले हमने क्या कहा कि जो मैक्सिमम बॉन्ड्स हैं एटम्स हैं वो कहाँ पे मौजूद है, ग्राउंड स्टेट में है। लेकिन अगर टेम्परेचर रूम का हाई है, आपका जो रिएक्शन टाइम है वो इस तरह से है कि उसमें जो है एनर्जी ज़्यादा है, तो क्या होता है, हो सकता है कि कुछ मालिक्यूल्स, कुछ एटम्स जो हैं वो V1 पे मौजूद हो। तो वो क्या होगा, अब अगर वो V1 पे हैं तो V2 से वो V1 पे आएंगे जब वो डी एक्साइट होंगे, तो इसके नतीजे में जो पीक आएगी उसे हम कहेंगे डिफरेंस पीक, डिफरेंस बैंड। The combination band arises when absorption by a molecule result in the excitation of two fundamental vibrations simultaneously. ये बात क्लियर होगी ना, जो मैंने कहा कि 950 की बजाय एक मॉलिक्यूल ने डायरेक्ट जंप कर लिया 1900 पर सेंटीमीटर में। तो अब दूसरी सिचुएशन क्या है, दिस हैपेंस व्हेन अ सिंगल फ्रीक्वेंसी ऑफ द कॉम्बिनेशन बैंड मस्ट बी एग्जैक्ट सम ऑफ द टू फंडामेंटल वाइब्रेशन। 1900 इन दोनों का एग्जैक्ट सम है। The difference band कब arise होना है, when a molecule already exists in an excited vibrational mode। अभी मैंने बात की कि उसके पास एनर्जी ज्यादा है, वो पहले ही V0 की बजाय V1 में मौजूद है, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, different vibrational mode, thus fundamental absorption at 1700 per centimeter and 1000 per centimeter may be accompanied by a weaker absorption at 20
700 पर सेंटीमीटर। अब एक पीक क्या है, एक पीक 1000 पे आई हुई है, एक 1700 पर आई है और एक किस पर आ गई है, 2700 पर आ गई है। अब हमें पता है कि दो जो है ये क्या है, ये आपके पास फंडामेंटल पीक्स है। तो इन दोनों को जब आप इसका जमा करते हो तो क्या होता है, आपके पास ये 2700 पे एक वीक पीक आई हुई है, तो 2700 पे या वो 700 पे। अब जो 2700 पे पीक आई है वो इन दोनों की कॉम्बिनेशन पीक है। वो कोई एक ऐसा आइटम है जो कि ऑलरेडी जो सा है वो 1000 पे मौजूद था और फिर वो वहाँ से 1700 पे गया, तो अब जो है वो 2700 कॉम्बिनेशन पीक, अगर कोई पीक 2700 पर है तो इसका मतलब है ये दोनों पीक्स भी मौजूद है और एक 27 पे, तो ये कॉम्बिनेशन पीक है। लेकिन अगर एक पीक 700 पर है तो वो क्या है, वो इन दोनों का डिफरेंस है। तो इसका मतलब है ये जो स्मॉल पीक है ये इन्हीं दो फंडामेंटल पीक्स का डिफरेंस पीक है, ठीक है ना। ये जो कॉम्बिनेशन पीक एंड डिफरेंस पीक, डिफरेंस बैंड आ गया। तो फंडामेंटल वाइब्रेशन कौन सी थी, 1000 और 1700। हमने इन दोनों को देखना है कि 1000 पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप एब्जॉर्ब कर रहा है और 1700 पे कौन सा कर रहा है। और जो 2700 वाला है या 700 वाला है, ये हमारी एक्सपर्टीज होंगी। हम कहेंगे कि भाई ये जौन सी डिफरेंस पीक थी और ये जौन सी कॉम्बिनेशन पीक है, इन्हें ओवरटून है बेसिकली, जिसमें से एक ओवरटून कॉम्बिनेशन वाली है और एक जो है वो डिफरेंस वाली है। Occasionally, overtone combination and difference bands are useful diagnostically. They are more so because they supplement the fundamental absorption peak appearing in the region below 1500 per centimeter, which are not very useful for diagnostic purpose. ठीक है ना। वो कहता है जो 1500 से नीचे वाली पीक्स होती हैं वो नॉर्मली इतनी यूजफुल नहीं होती, लेकिन क्या है, क्योंकि वो मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं होती, लेकिन हम इनको फिंगरप्रिंट रीजन कह रहे होते हैं ना, कि अगर हमने अंदाज़ा लगा लिया कि ये कंपाउंड है तो इसके बाद जो आपके पास पीक्स आ रही होती हैं वो फिंगरप्रिंट रीजन में, वो हमें एग्जैक्ट उसको कंफर्म करने में हेल्प आउट करती हैं। इसको वो कहता है कि हम अच्छा, अब आपके पास टाइम अभी 7 मिनट्स है। लास्ट एक बात रह गई, वो हुक्स रूल। ये जो वो कहता है कि किस तरह से ये जो वाइब्रेशन होती है वो किस तरह से अफेक्ट कर रही होती है। तो वो जो कहता है हुक्स लॉ इस पे अफेक्ट कर रहा होता है कि जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम पर सेंटीमीटर में शो करते हैं, वेव नंबर में शो करते हैं, और वो किस पे डिपेंड कर रही होती है, वो मास पे। बेसिकली जो आपके पास एटम्स हैं जो कि उस बॉन्ड के साथ अटैच है, उनका मास क्या है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। जितना वो हैवी होगा आपका वेव जो सा नंबर है वो उससे उतना ही ज़्यादा चाहिए होगा। देखिए एक भारी बॉल को हिलाने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए ना, इसी तरह से जो ज़्यादा भारी एटम है उसके लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, जो लाइट एटम है उसके लिए लेस एनर्जी चाहिए, और फ्रीक्वेंसी से डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो क्या होगा कि जितनी ज़्यादा एब्जॉर्प्शन ड्यू टू द ट्रिपल बॉन्ड शुड अकर एट द हायर फ्रीक्वेंसी। सीधी सी बात है, एक बॉन्ड को लाना है तो हमें कम एनर्जी चाहिए, दो को लाना है तो और ज़्यादा चाहिए, और 3 को चलाना है तो इसको 2200 चाहिए, डबल को 1600 चाहिए, और सिंगल कार्बन कार्बन बॉन्ड को 900 पर सेंटीमीटर चाहिए। तो हुक्स लॉ इस पे अप्लाई होता है, और उसके जो है वो हार्मोनिक ऑसिलेटर मूवमेंट है 1/2 पाई सी, ये कॉन्स्टेंट है, ठीक है, मूवमेंट के लिए। और F over MA MB are the masses of the two atoms A and B जिनके दरमियान वो बॉन्ड मौजूद है जो कि वाइब्रेट कर रहा है, ओवर MA प्लस MB। ये फार्मूला है, इसको हमने अकॉर्डिंग टू दिस जो है वो वाइब्रेशंस थ्रू आउट द IR स्पेक्ट्रोस्कोपी जो सी है वो टेक प्लेस होती है। यहाँ तक आपका इसका इंट्रोडक्शन हो जाएगा IR का। कल हम देखेंगे इसका जो सा है ना वो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड देन सैंपल हैंडलिंग। ठीक है जी। अब यहाँ तक किसी ने कुछ पूछना है तो 6 मिनट है अभी हमारे पास। मैम ये जब V0 से V2 में ट्रांजिशन होती है तो उसको हम कहते हैं फर्स्ट ओवरटोन, लेकिन अगर V2 से वापस V0 में आना चाहे तो उसको भी फर्स्ट ओवरटोन का नाम देंगे मैम? हाँ जी, बस ओवरटोन इसका मतलब ये है कि ये फंडामेंटल पीक नहीं है। ओवरटोन सिर्फ इसको करने के लिए, डिफरेंट करने के लिए फ्रॉम द फंडामेंटल पीक, हम इसको ओवरटोन कह देते हैं, ठीक है। अब ओवरटोन दो तरह की मैंने बता दी अभी। जिस तरह आपने कहा कि अगर वो कंबाइन करके V0 से V2 पे चला जाता है तो हम उसे कहेंगे कॉम्बिनेशन ओवरटोन। लेकिन अगर वो क्या करता है, V2 से V0 पे वापस आने की बजाय V2 से V1 पे आ जाता है तो फिर हम इसे क्या कहेंगे, डिफरेंस ओवरटोन। और दूसरा मैम ये जो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी की वेव लेंथ है इसको हम नैनोमीटर में क्यों नहीं लेते, माइक्रोमीटर क्यों यूज करते हैं यूनिट?
देखिए जब हम नैनोमीटर में लेते हैं तो वो बहुत उसको हमें नैनोमीटर में अगर आप देखेंगे ना तो वो हमें उसको पढ़ने के लिए 10⁻³ करना पड़ेगा, 10⁻⁴ करना पड़ेगा। तो हमें सिंपल क्या हमें जस्ट एक 2.5 से लेके हमने 16 माइक्रोमीटर, तो हमारे पास ये रीडेबल है जल्दी, हमें फ़र्क पता चल जाता है ना, इसको ईजीली हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अदरवाइज हम इसको नैनोमीटर में भी ले सकते हैं, लेकिन वो इतना करीब करीब एक दूसरे के आ जाएगा कि हमें उसको डिफरेंस करना मुश्किल हो जाएगा। देखिए कि हम हमारे पास एक डाटा आता है तो हम उसका कभी लॉग ले रहे होते हैं, कभी एंटी लॉग ले रहे होते हैं। एक आपके पास देखें पीएच वैल्यू है, पीएच से हम पीके कर देते हैं। पीके क्यों करते हैं? ताकि हमारे पास वो रीडेबल अमाउंट में आ जाए। हमारे पास उसको ये ना हो गया हम उसको 0.00005 की बजाय हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं 5 × 10⁻², ठीक है ना। तो उससे हमारे पास उनका डिफरेंस जो है वो बहुत थोड़ा होता है। थोड़े डिफरेंस को रीडेबल फॉर्म में, अंडरस्टैंडिंग फॉर्म में करने के लिए हम उसको डाटा को डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टूल से डील करते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे स्टैटिस्टिकल टूल यूज़ नहीं किया, बल्कि हमने वो यूनिट को चेंज कर दिया जिसमें कि उसको हम इजीली रीड आउट कर सके। इसीलिए यहाँ पे हमने उसके वेवलेंथ की बजाय वेव नंबर को यूज़ किया। ओके मैम, जज़ाकल्लाह। अच्छा मैम, जब मल्टीपल कंपोनेंट सिस्टम होता है, क्या सॉरी मुझे आवाज़ नहीं आई, क्वेश्चन जब हम रिपीट करो मैम बेटा। मल्टीपल कंपोनेंट सिस्टम को जब हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से स्टडी करते हैं, जी जी तो उसमें क्योंकि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी रिलेशन है इसका वाइब्रेशन से, जी जी। तो मल्टीपल कंपोनेंट में सारे एटम ही वाइब्रेट करेंगे, तो उसका ओवरऑल बेंडिंग या स्ट्रेचिंग का जो टाइप्स है वो कैसे डिस्क्राइब होंगे? वो लिटरेचर में देखिए, मैं अभी आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। मैंने कहा आपके पास क्या होना चाहिए, ये देखें जी, ये फ्लोरो ग्रुप अगर लगा हुआ है तो उसने बेसिक पीक कहाँ देनी है, 1000 से 1100 के दरमियान। अगर वो कार्बन के दरमियान, कार्बन और फ्लोरीन है, तो वो क्या आएगा, एक सिंगल पीक आती है, स्ट्रेचिंग होगी सीरीज ऑफ बैंड की फॉर्म में। अगर वो क्लोरो ग्रुप है तो क्या है, वहाँ पे भी 7 से 750 है, तो क्लोरीन अगर कार्बन से अटैच है तो स्ट्रेचिंग है। 2 और मोर बैंड्स भी इस पर आ सकते हैं। इस तरह से आपके पास लिटरेचर में अवेलेबल है, आपने वहाँ देखना है। ये देखिए जहाँ पे एस लिखा है वो स्ट्रेचिंग है। और अगर आप ये थोड़ा सा आपके पास लिटरेचर अवेलेबल है, अगर यहाँ पे इसी तरह से ये स्ट्रेचिंग का आ गया, ये देखिए NH&DF डिग्री ऑफ फ्रीडम्स के साथ ही आएगा हमारे पास, डिफरेंट मोड्स पर आता है। कहीं पे इसी तरह से बैंडिंग है, जो ये हाइड्रोक्सल जब है, ये हाइड्रोक्सल ग्रुप भी आ रहा है ना, 3500 3560 के दरमियान, 2500 से 3300 के दरमियान है तो हाइड्रोजन बॉन्ड है। और अगर वो ये सारे OH ही हैं, ये स्ट्रेचिंग है, ये डाइल्यूट सोल्यूशन होगा तो यहाँ पीक देगी। ब्रॉड बैंड आएगा तो ये यहाँ पे पीक होगी, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से होगी। ये इसके दरमियान कोई बॉन्ड नहीं है, बल्कि वो हाइड्रोजन बॉन्ड है। और डाइमेरिक फॉर्म होगा अगर, तो वो आउट ऑफ द प्लेन वो 900 950 पे शो करेगा। तो ये सारा लिटरेचर जो सा है वो अवेलेबल है, आपकी एक्सपर्टीज़ है। आपको सपोज मैं ये बैंड दे देती हूँ, ये बैंड दे दिया, ठीक है ना। अब आपने देखना है कि कहाँ पे बेसिक पीक है। ये एक लेबल की है 1603 पर है, ठीक है। हमने क्या करना है, सबसे पहले इसको क्या करना है, हमने जो इसकी पीक्स है ना उसको हमने, ये जौन सा है, ये सपोज 3200 पर एक पीक आ रही है, ये 2900 पे पीक है, ये एक पीक जौन सी है वो आपके पास 1950 पे आ रही है। तो हमने बेसिक पीक्स को, बड़ी मोटी मोटी पीक्स को लेबल कर लेना है। फिर उन पीक्स को हमने लिटरेचर पकड़ लेना और देखना है कि हाँ जी किस किस पीक पर कौन कौन से वाला ग्रुप मौजूद है, एरोमेटिक है, एलिफेटिक है, ऑक्साइम है, एलियाइन है, डाइल्काइल है। तो उसको हम जब करते जाएंगे तो ग्रेजुअली जितना हम स्टडी करते जाएंगे हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स आती जाएंगी, और आखिर में हम एक इंटरप्रिटेशन 1 और 2 लाइंस की देंगे कि इसमें ये चीज़ें पॉसिबल हैं, ये ग्रुप्स हो सकते हैं। फिर हम अपनी डिफरेंट टेक्निक्स हमने सब यूज़ की हैं उन सबको कंबाइन करेंगे, और फिर हम आखिर में एक इंटरप्रिटेशन देंगे। समझ आ गई? जी मैम, थैंक यू जी। एनी अदर स्टूडेंट? टाइम खत्म हो रहा है, 1 मिनट रह गया है। चलें ठीक है, फिर आप यहाँ तक पढ़ लीजिएगा, और फिर मैं आपके साथ कल बाकी का ये शेयर करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।